60 दिन जो तकनीकी मुज़ाकरात होने हैं, स्विट्ज़रलैंड में बैठेंगी टीमें और वहीं पर बैठकर अपना काम जारी रखेंगी। तो इसका मतलब है कि बहुत सीरियस फ्रेमवर्क हो रहा है। तो ये क्या क्या चीज़ें जिस पर बात हो सकती है? यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से इसहाक डार साहब ने पहले ही बता दिया कि ईरान ने इत्तफाक किया है कि उसमें उसकी सतह में कमी ले आएंगे। मुंजमद असासे कुछ मिले भी हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें हैं, कुछ वो बेहतर भी हो रहे हैं। तो अगर ये मामला बेहतर हो जाता है तो शायद एक नए ताल्लुकात, एक नई डायरेक्शन या कुछ नए तरीके की चीज़ें हम देखेंगे। और इस जंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि नई सफ़बंदियाँ हुई हैं। वो कैसे हुई हैं? एजाज साहब अभी बड़ी डिटेल डॉक्टर साहब ने वो जिक्र भी किया कि क्या कैसे और किन को बड़ी तकलीफ थी, वो नज़र भी आ रहा था। और फिर वो फादर मदर लैंड जो इंडिया गया था वहाँ पर, और फिर उन्होंने बेफॉर्म के लिए एक फ़ादर को ढूंढा तो वो बेफॉर्म भी अपना उनका फिल हो गया अब उसके बाद। अच्छा, अब ये है सर कि ये जो 60 डेज़ की बात हो रही है, टेक्निकल चीज़ें पूरी होंगी। ये तकनीकी मुज़ाकरात में एक तो यूरेनियम अफजूदगी का इसहाक डार साहब ने बता दिया, पहले ही खबर दे दी है कि उसमें कमी की सतह जो है वो कर लेगा ईरान अपने मामलात को। आगे आगे और क्या चीज़ें हैं जिनको टेक्निकली अभी हमने देखना, और ये 60 रोज़ कितने इंपॉर्टेंट होंगे? जी यकीनन ये 60 रोज जो हैं ये तयन करेंगे इस बात का कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है या आपस में मुफाहमत की यादाश्त हुई है उसके ऊपर जो है दोनों साइड्स जो हैं वो कितना सीरियसली अमल दरामद करने के लिए पेशरफ्त करती हैं। अगर हम सबसे पहले मसले की बात करें यूरेनियम की अफसूदगी के बारे में, तो ईरान इन प्रिंसिपल तो ईरान इस चीज़ पे एग्रीड है कि वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनना चाहते, लेकिन वो अपनी एक मिनिमम क्रेडिबल कैपेबिलिटी जो है वो अपनी रिटेन करना चाहेंगे। अगरचे 2015 में वो जब ओबामा साहब के टाइम में मुआहिदा हुआ तो उसमें ईरान ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी, लेकिन इस जंग में ईरान को ये एहसास हुआ है कि उनकी जो मुस्तकबिल में जो मुल्की सलामती की जो गारंटीज हैं वो उनकी अपनी इंडिजिनस कन्वेंशनल या किसी हद तक जो आप कह लीजिए कि नॉन कन्वेंशनल कैपेबिलिटी की डेवलपमेंट जो है वो उसके साथ बड़ी मुंसलिक हैं। तो वो उसको वो फोरगो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पैरामीटर्स, क्योंकि वो एनपीटी के सिग्नेटरीज हैं, तो वो उसके मुताबिक वो उसमें एक ग्रेजुअल जो है उसमें एक रेगुलेटेड रिडक्शन कर लें, और उसकी मोडेलिटीज यकीनन वो फिर तय होंगी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लोगों की मौजूदगी में उनके लॉज बाई लॉज के मुताबिक। दूसरी जो एक चीज़ है जो इस जंग की वजह नहीं थी लेकिन वो इस जंग में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन के सामने आया, वो है अपना हुर्मुज का कंट्रोल। ईरान अगरचे पिछले कई दहाइयों में ये कई बार बात हुई, लेकिन प्रैक्टिकली उसका इम्पैक्ट जो है वो इस जंग में सामने आया है, जिसमें ईरान को उसकी जो रियल वर्थ है इस पूरी ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की वो ईरान को भी पता चली और दुनिया को भी। तो ईरान उसको भी फोरगो नहीं करना चाहेगा, और उसके लिए ईरान ने थोड़ा होमवर्क भी किया, जिसमें ओमान बिल्कुल जो दूसरा कंटेंडर हो सकता था वो ईरान के साथ सेम पेज पे है। कतर के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी कि जी अगर ये इसको मोनेटाइज करना चाहते हैं और वो सर्विस चार्जेस के नाम पे, तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हैं, मुद्दत का उसमें कोई तायुन या उसमें कोई मेंशन नहीं था। तो ईरान उस ऑप्शन को भी रिटेन रखना चाहेगा और उसमें से अपने लिए एक डुएबल और जो दूसरी पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो मैकेनिज्म वो ईरान की तरजीहात में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें जाऊंगा एजाज साहब, एक चीज़ इसमें ऐड भी कर दें, ये जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर भी ईरान ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और ऑब्वियस है वो अपने यूरेनियम वाले मामले पर तो ठहर गए हैं। वो पहले भी कहते थे कि हमें नहीं बनाना है,
तो वो उनके लिए कोई मसला भी नहीं था। लेकिन जो उनका बाकी मिसाइल सिस्टम या उनका डिफेंस सिस्टम है, उस पर उन्होंने बड़े बेहतर तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बल्कि अपनी बात शायद मनवा ली है। जी बिल्कुल, देखिए वो भी एक ज़माने में वो अमेरिकन प्रायोरिटीज़ पे था, लेकिन अगेन वो इस जंग के नतीजे में ईरान ने जो अपने स्ट्रेटजिक प्लान्स रिव्यू किए होंगे, उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन की जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो, और उसके बाद अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को जो है फर्दर मेंटेन करना और डेवलप करना, वो अगेन ईरान की रेड लाइंस है। तो उसके ऊपर ईरान जो है वो गारंटी चाहेगा। ऑल इन ऑल देखिए, अब बात ये है कि इसमें ड्राइविंग सीट में ईरान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, क्योंकि वो जंग जीत के इस स्टेज पे पहुंचे हैं। अब ये देखना ये है कि वो कितना लेवरेज देते हैं फॉर द सेक ऑफ पीस, और कितना वो जो है फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। ठीक लेकिन है, अच्छा, इस पे हम जरा बात करेंगे। इसमें मैं इजाज़ साहब थोड़ी सी डिटेल अगले सेशन में कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी किन किन सेक्टर्स में हो सकती है, कहाँ पर लिवरेज लेना है और कहाँ पर देना है, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रिजवाना, 60 डेज टेक्निकल चीज़ों पर बात होगी और ये तकनीकी मुज़ाकरात हैं, कैसे देख रही हैं इसको? मुश्किल दौरानियां देख रही हूँ, आगे इतना आसान नहीं है, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो ही सबसे मुश्किल एस्पेक्ट्स हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मामला होगा वो फोर्स यूरेनियम न्यूक्लियर फाइल का मामला होगा, वो खुलेगी, उसमें फिर बातचीत होगा। 3 चीजें उसमें हैं। एक तो ये कि जो उनके पास पोजेशन में यूरेनियम है उसको डिल्यूट कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो तय हो गया है कि ईरान जो है उसको एक्सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि डोमेस्टिकली उसको मैनेज करके डिल्यूट करेगा। तो वो उसका किस तरीके से क्या लाहे अमल होगा। डॉक्टर सजाद, प्लीज आपसे ये टेक्निकल चीज़ें, 60 दिन, थोड़े मामलात होंगे, सिक्योरिटी, अखराजात, उस पर मामलात, स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाहों वाला मामला होगा, टूल टैक्स लेना है नहीं लेना, इस पर भी बात हो जाएगी। फिर उसके बाद ये जो हम अपने डी कॉन्फ्लिक्शन वाली बात की थी, लिबनान के हवाले से एक सेल बनाया जा रहा है, इस पर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे, ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त लोगों के लिए समझना ज़रूरी है अगले 60 दिन क्या होने जा रहा है। देखिए अरसलान, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम था, उस पे डोनाल्ड ट्रंप ने रोजे अव्वल से अपना ये एक स्टांस रखा कि किसी सूरत में ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने नहीं देंगे। अब जो मिसाइल का प्रोग्राम है बड़ा वसी प्रोग्राम है, ये फिर बैनुल-अक़वामी बम तक भी जो है वो चला जाता है। तो ये जो मिसाइल के प्रोग्राम में उन्होंने कामयाबी हासिल की है, ये ईरान ने कल इसकी वजाहत भी की है कि अमेरिका को बैकफुट पर ले जाना हमारी सबसे बड़ी कामयाबी। अब जो 2015 का भी जिक्र किया, और फिर वो जो बाराक ओबामा वाला जो एग्रीमेंट था, उसमें यूरेनियम की इनरिचमेंट जो थी वो 3.35 समथिंग इतनी इनरिचमेंट थी, जिसपे डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ये किस तरह 60% से जो है इंक्रीज कर गया। अब जहां यूरेनियम की इनरिचमेंट के हवाले से बात की गई है, तो उस पे तो आपको याद होगा आयतुल्लाह खामनाई जो है उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि ये तो हराम समझते हैं हम इसको। बिल्कुल, तो उस पे बिल्कुल दिखा सकता है ईरान। अब दो चीजें जो दोनों तरफ से जो है डेडलॉक का बाइस बन सकती हैं, जो कि मुझे आने वाले दिनों में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है अमेरिका बैकफुट पे चला गया है, ये हमें मानना पड़ेगा। उसको जितना हम घुमा फिरा देना, ये दुनिया देख रही है, परसेप्शन भी बन गया। अमेरिका के लिए जो है वो यूरेनियम का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और साथ में स्टेट ऑफ हुर्मस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोनों ईरान के लिए यूरेनियम की इनरिचमेंट से ज्यादा स्टेट ऑफ हुर्मस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो ओमान के साथ मिलकर, जैसे एवीएम साहब ने कहा कि वो एक टोल टैक्स का जो है एक मैकेनिज्म बना रहे। अमेरिका ये कह रहा है कि नहीं जी, आपने इसको, ये आबी गुजरगाह है, आपने इसको ऐसी फ्री छोड़ देना है, जबकि ये माजी में फ्री था, लोग आ रहे थे, कोई इशू नहीं था, किसी किस्म का कोई टोल वगैरह नहीं था। लेकिन अब उस तरफ भी बढ़ रहे हैं। अब जो इसके अंदर जो 14 नुकात हैं, उसमें अभी कामयाबी और अचीवमेंट जरा देखें। बेशतर नुकात पे तो अमल दरामद हो गया। 300 बिलियन डॉलर्स की जो कंपनसेशन है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो। दूसरा, उन्होंने कहा कि आज अब्बास इराक्ची की ट्वीट भी आई, उन्होंने कहा कि जनाब हमारी पेट्रोकेमिकल जो एक्सपोर्ट है और जो हमारे रिजर्व्स थे, जो अकाउंट्स हमारे फ्रीज से, उनको अनफ्रीज कर दिया गया है, और हमारा जो फ्यूल है उसकी एक्सपोर्ट भी जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये बहुत सारे बेशतर नुकात पे अमल दरामद हो गए।
अब मैं आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट नुक्ता ये बताना चाहता हूं कि जब आपने कोई मुआहिदा करना होता है तो फिर उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होती है। अब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए दो फरीक है। एक इस वक्त जो है ड्राइविंग सीट पे जिस तरह कहा, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं कि इस वक्त ईरान है और ईरान अपनी शराइत मनवा रहा है। कल उन्होंने जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी मैं तो अगर ये मुआहिदा ना हुआ, अगर ये हुआ तो वो हुआ, मैं जनाब स्टेट ऑफ हॉर्मस पे कब्जा कर लूं, तो उन्होंने कहा कर लेते ना, आपने पहले भी तो कहा था कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मस पे कब्जा कर लूंगा। अब एक और चीज जो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एज हासिल है ईरान को, ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि ये जो 60 डेज को सस्टेन करना है ना, ये सबसे ज्यादा ईरान के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल 60 डेज में अपना काम करेंगे, सब अपना काम करेंगे। अब जो स्टेट ऑफ हुर्मस में जो मेरीन माइंस है, जो नीचे माइंस बिछाई हुई है, अब ये माइंस कोई 2 दिन में, 4 दिन में, 1 माह में, 15 दिन में ये रिमूव नहीं हो सकती। ये ईरान का मौकिफ भी है और ये टेक्निकल बात मैं आपके साथ कर रहा हूं। फिर उसके लिए मखसूस बोट्स, जो मेरीन बोट्स ईरान के पास है। अब क्या होगा, ईरान ग्रेजुअली जो है वो कहेगा कि जनाब मैं स्टेट ऑफ हॉर्मस पे थोड़े इश्यूज हैं, मैं वो जो रिमूव कर रहा हूं और जहाजों को एक मखसूस एरिया दिया जा रहा है वो वहां से गुजरे, तो मेरीन माइंस जो है वो मैं रिमूव करूंगा, क्योंकि अमेरिका और बरतानिया दोनों के पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो उसको रिमूव कर सकते हैं, वरना ईरान खुद इसको रिमूव करता है। अब जब ईरान इसको रिमूव करेगा इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। तो ठीक। ये अपने को सस्टेन करने के लिए ये 60 डेज उधर यूटिलाइज करके ये जो अपने नुकात है उसको मैक्सिमाइज कर देगा ईरान। तो ये ईरान के लिए एक नुकता हो जाएगा। अब दूसरी चीज इसमें यहाँ पे बड़ी अहम है, अब यहाँ पे जीसीसी का एक बड़ा अहम रोल है, क्योंकि ईरान के पास जो ऑप्शन है वो आप भी जानते हैं। ईरान कहते हैं आप मुझ पे हमला करोगे, मैं आपकी जहां पे भी एटमी तंसीबात होगी उस पर हमला करूंगा, उस पर मेरी जीरो टॉलरेंस है। तो जेसीसी कंट्रीज के साथ जो अमेरिका के एमओयूज हैं, डिफेंस पैक्ट है, मुआहिदे हैं, वो भी खटास में पड़ सकते हैं, क्योंकि ओके जेसीसी कंट्री वाज़ेह तौर पर बोल दिए। ओपेक को लीड करने वाला मुल्क सऊदी अरेबिया जो है वो इस 4 फरीकी इजलास में कल मौजूद था। किस शक्ल में मौजूद था, अब ये भी आप जरा नोट कीजिएगा कैसे मौजूद था। कतर वहां पे मौजूद था। आपको पता है कतर के पास सबसे ज्यादा इस वक्त, हालांकि कतर का एक मौकिफ बहुत मुख्तलिफ था इस वार से पहले, लेकिन कतर को पाकिस्तान की सफारतकारी ने और पाकिस्तान ने उसको रिस्ट्रेन करने का कहा और उसको उसकी जोग्राफियाई इंपॉर्टेंस का बताया। तो अब जो ओपेक कंट्रीज में सऊदी अरेबिया है, जो आपने देखा कल बड़ा एक अहम इजलास भी हुआ जिससे हम नजरअंदाज कर रहे हैं, वज़राए खारजा का एक इजलास इजिप्ट में हुआ है, जिसमें इजिप्ट है, तुर्किया है, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया है। ये 4 ममालिक का आपको एक गठजोड़ भी नजर आ गया। ये वो फॉर्मेशन है जो इस जंग के बाद जो एक नई फॉर्मेशन